हेलो एंड नमस्कार टू ऑल फ्यूचर ऑफिसर्स। आई वेलकम टू ऑल ऑफ यू टू आई2 क्लासेस। दोस्तों, आज है सितंबर 24, फ्राइडे का दिन है और हम लोग करने वाले हैं द इंडियन एक्सप्रेस के न्यूज़पेपर की एनालिसिस। मेरा नाम है सितेंद्र चौधरी और रोज की तरह आपके लिए कुछ सिलेक्टेड टॉपिक्स मैं यहाँ पे लेके आया हूँ। चलिए काम की बात करते हैं, बिल्कुल भी डिले नहीं करते हैं। आपके सामने जो है वो है फ्रंट पेज है इंडियन एक्सप्रेस का। फ्रंट पेज में जो सबसे पहली वो न्यूज़ है वो है आसाम के बारे में। तो ये हमारे लिए कोई खास न्यूज़ नहीं है क्योंकि आसाम में कुछ जगह पे एनक्रोचमेंट थी। कोर्ट के आदेश के बाद उसके एनक्रोचमेंट को हटाया जा रहा था, जिसके बाद लोगों के बीच में और पुलिस के बीच में कुछ झगड़ा हुआ, उसमें कुछ लोग भी मारे गए हैं। यूपीएससी के हिसाब से बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है, आप इसको छोड़ सकते हो। अगली जो न्यूज़ आती है वो आती है सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया है। सुप्रीम कोर्ट अभी एक टेक्निकल पैनल को अपॉइंट करने वाला है जो पेगासस के बारे में जो चार्जेस लगाए जा रहे हैं सरकार के ऊपर, इन्होंने पेगासस का यूज किया है सर्विलियंस के लिए, फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन किया है उसके लिए। तो ये केस सुप्रीम कोर्ट में चल रहा था। अभी सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि वो एक टेक्निकल कमेटी को सेटअप करेगा जो ये देखेगा कि क्या सरकार ने पेगासस का यूज किया है कि नहीं किया है। दूसरी चीज, ये कमेटी ये भी देखेगी कि सरकार ने अगर पेगासस का यूज किया है तो क्या किसी लॉ को अंदर में रह के किया है या लॉ को वायलेशन करके किया है। तो इसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि वो कमेटी बनाने वाला है। तो इसी के बारे में न्यूज़ था। पेगासस के बारे में पहले भी हम बहुत ज़्यादा पढ़ चुके हैं। इजरायली फर्म है एनएसओ, उसने इसको किया था एंड ऑल दैट, तो उस पर हम लोग दोबारा से नहीं जाएंगे। फ्यूचर में जब इस कमेटी की कुछ रिकमेंडेशंस आएंगी, कुछ फाइंडिंग्स आएंगी, तब इसको हम लोग डिटेल में पढ़ने वाले हैं। चलिए, ये इंपॉर्टेंट न्यूज़ है आपके एग्जाम के परस्पेक्टिव से। गवर्नमेंट टू सुप्रीम कोर्ट, नो कास्ट सेंसस कॉन्शियस पॉलिसी डिसीजन। इसको आप करते हो आपके जीएस पेपर 2 से भी कर सकते हो और जीएस पेपर 3 से भी कर सकते हो। ज्यादातर पोर्शन आपका जीएस पेपर 2 से ये कवर होता है। क्या कह रहा है देखिए, कास्ट सेंसस को लेके थोड़ा सा यहां पे एक इशू है, बताता हूं आपको पूरा डिटेल में। कास्ट सेंसस का मतलब ये है कि जब हमारे यहाँ पे हम अपना नॉर्मल सेंसस करते हैं, जनगणना करते हैं, तो उसमें क्या करते हैं, उस जनगणना में हम लोग कौन कौन से क्वेश्चंस पूछते हैं। तो डेफिनेटली हम लोग कास्ट के रिगार्डिंग क्वेश्चन नहीं पूछते हैं। जनगणना में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो आपके सामने हैं। इस तरह के 30 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं लोगों से जब भी जनगणना होती है। देखिए, आपका हाउस नंबर का, आप मैरिड हो कि नहीं हो, अवेलेबिलिटी ऑफ ड्रिंकिंग वाटर एंड ऑल दैट, इस तरह के 31 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इसमें कहीं पे भी कास्ट का जिक्र नहीं है। हमारी कंट्री में एससी पॉपुलेशन और एसटी पॉपुलेशन को लेके किसी तरह की कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम है तो ओबीसी पॉपुलेशन को लेके कि हमारी कंट्री में कितनी ओबीसी पॉपुलेशन है एग्जैक्टली सेंटर में, ये किसी को भी नहीं पता है। मंडल कमीशन का ये कहना है, जो 1990s में मंडल कमीशन ने कैलकुलेशन किया था, उसके अकॉर्डिंग एससी एसटी और ओबीसी पॉपुलेशन लगभग 82% है और जो स्वर्ण कैटेगरी के लोग, जनरल कैटेगरी के लोग हैं, वो हैं लगभग 18%। लेकिन अभी तक सरकार ने कोई पॉपुलेशन सेंसस नहीं किया है जिसमें वो ओबीसी कास्ट को भी इंक्लूड करे। आपको ये पता होना चाहिए, इंडिया में हम लोग कास्ट सेंसस नहीं करते हैं। प्री इंडिपेंडेंस, आजादी से पहले कास्ट सेंसस अंग्रेजों के द्वारा किया जाता था। आप यहां पे क्लियरली देख सकते हो, आपके लिए मैं कुछ डेटा लाया हूं। 1921 में जो कास्ट सेंसस हुआ था उसमें देखो आप, ये 8 नंबर पे देखो, कास्ट को इंक्लूड किया गया है। 1951 में, सॉरी 1931 में देखो, यहां पे भी 8 नंबर पे कास्ट को इंक्लूड किया है। अब देखो 1951 की जनगणना, क्या यहां पे कहीं कास्ट वाला क्वेश्चन है? बिल्कुल भी नहीं है। 1951 के बाद हमारी कंट्री में कास्ट सेंसस अभी तक नहीं किया गया है। क्यों नहीं किया गया है? क्योंकि इसके पीछे सीधा रीजन सरकार ने दिया था, ऑफिशियल डिस्करेजमेंट ऑफ द कास्ट। सरकार नहीं चाहती कि कास्ट सेंसस किया जाए और कास्ट को बढ़ावा मिले, इसलिए सरकार ने 1951 के बाद कास्ट सेंसस को बंद कर दिया गया है। अभी कुछ लोग ये आवाज उठा रहे हैं कि जो 2021 में कास्ट सेंसस, जो सेंसस होगा, नॉर्मल जनगणना होगी, सरकार को इसके अंदर कास्ट भी इंक्लूड करनी चाहिए। लेकिन सरकार ने साफ साफ मना कर दिया है कि हम लोग इसके अंदर कास्ट को इंक्लूड नहीं करेंगे। इसके पीछे जो कुछ टेक्निकल रीजन भी दिए जा रहे हैं। देखिए, 2021 में जो सेंसस होगा इसकी तैयारी 2016 और 2017 में ही कर ली। 4-5 साल पहले तैयारियां शुरू हो जाती हैं। सब डेटा कलेक्ट करना, मशीनरी तैयार करना, मिनिस्ट्री को इन्वॉल्व करना बहुत बड़ा काम होता है। सेंसस करना कोई आसान काम नहीं है। तो 4-5 साल पहले तैयारी हो चुकी थी। अभी अचानक से हम इसके अंदर कास्ट इंक्लूड नहीं कर सकते हैं। तो सरकार ने कहा कि देखिए भैया, ये एक एडमिनिस्ट्रेटिव प्रॉब्लम है, हम कास्ट को इंक्लूड नहीं कर सकते हैं।
ऐसा सरकार की तरफ से सीधा सीधा सा जवाब दिया गया है। लेकिन कुछ पॉलिटिकल पार्टीज, आपको पता ही है, पहले हम इस टॉपिक को कर चुके हैं, वो कास्ट सेंसस को लेके काफी सेंसिटिव है। उनका कहना है कि डेटा सामने आना चाहिए ताकि जो रिजर्वेशन पॉलिसीज हैं या दूसरी पॉलिसीज हैं वो प्रॉपर तरीके से ली जा सके। खैर, अभी तो कोई कास्ट सेंसस नहीं हुआ है। 2011 के अंदर एक अलग से सेंसस करवाया गया था जिसका नाम है सोशल इकोनॉमी एंड द कास्ट सेंसस, जिसके डेटा को भी अभी तक पूरी तरह से रिलीज नहीं किया गया है, क्योंकि इसके डेटा के अंदर बहुत सारी एरर्स हैं। ये जो कास्ट सेंसस किया गया था, सोशल इकोनॉमी के अंदर कास्ट सेंसस 2011 में किया गया था, लेकिन इसका जो डेटा सामने आया था वो आया था 2015 के अंदर में। और इसके अंदर इंफॉर्मेशन देना कंपलसरी नहीं है, मैंडेटरी नहीं है, वॉलंटरी है, आपकी मर्जी है, आप डेटा दो या ना दो। इसीलिए इसके डेटा को हम लोग रिलायबल नहीं मान सकते। 2021 के अंदर जो डेटा होता है पॉपुलेशन वाला, वो मैंडेटरी होता है, उसे आप मना नहीं कर सकते। लेकिन सरकार ने कहा कि वहां पे तो हम इंक्लूड करेंगे ही नहीं। थोड़ी सी यहाँ पे ये प्रॉब्लम थी। कुछ फाइंडिंग थी उस कास्ट सेंसस की, जो मतलब सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस, जिसे SECC भी कहा जाता है। आप उसकी फाइंडिंग को यहाँ अगर चाहो तो पढ़ सकते हो, आगे एग्जाम के लिए इससे ज्यादा ये इंपॉर्टेंट नहीं है। तो थोड़ा सा कास्ट के बारे में यही आपको बताना था। ठीक है, चलिए अगली जो न्यूज हम लोग जाते हैं वो जाते हैं पेज नंबर 3 के ऊपर। पेज नंबर 3 पे जो न्यूज है यहाँ पे वो है आपकी स्टबल बर्निंग को लेके है। आप सबको पता है, देखिए अगर दिल्ली में रहते हो तो आपको पता होगा, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ये 3 महीने ऐसे होते हैं जब दिल्ली एक गैस चैम्बर होता है। दिल्ली में पोल्यूशन का लेवल बहुत ज्यादा होता है। हालांकि यहाँ पे और भी बहुत सारे रीजन हैं, लेकिन यहाँ पे जो सबसे बड़ा रीजन आता है स्पेशली इन 2-3 महीने में, वो क्या है? स्टबल बर्निंग। क्योंकि हरियाणा, पंजाब, राजस्थान और उत्तर प्रदेश में जो धान की फसल अभी कटाई होगी ना, उस कटाई के बाद जो रेजिड्यूज बच जाता है, जो वेस्ट मटेरियल बचता है, जिसे पराली कहते हैं हिंदी में, उसको लोग जला देते हैं, है ना? ये सबको पता है। देखिए मेरे फादर फार्मर हैं, मुझे खुद पता है, बचपन से हम देखते आ रहे हैं, वो जलाते हैं। हालांकि अभी 2-3 साल से बंद कर दिया है, लेकिन अभी भी लार्ज स्केल पे उस पराली को, रेजिड्यूल को, स्टबल को जलाया जाता है। तो अभी हुआ क्या कि सेंटर ने इन स्टेट्स के कुछ मिनिस्टर्स के साथ मीटिंग की, सेक्रेटरी वेक्रेटरी को बुलाया, चाय वानी पिया, बिस्किट खाया, और उन्होंने कहा कि देखिए भैया, सितंबर चल रहा है, अक्टूबर आने वाला है, तो क्या करें कि इस बार ये पोल्यूशन ना हो। ऐसा सरकार ने उनसे पूछा है। हालांकि इसमें कोई नया इनिशिएटिव नहीं लिया गया है, जो पुराने इनिशिएटिव थे उन्हीं को स्ट्रेंथन करने की यहां पे बात की गई है। और एक चीज मैं आपको अपने एक्सपीरियंस से बताता हूं कि इस बार स्टबल बर्निंग पिछले सालों के कंपैरिजन में ज्यादा होने वाली है। क्यों होने वाली है आपको भी पता है, बिकॉज ऑफ द फार्म प्रोटेस्ट। किसान लोग गुस्सा हैं, इसीलिए वो ज्यादा स्टबल बर्निंग करने वाले हैं एज अ रिवेंज। हालांकि अच्छी बात नहीं है, गलत बात है, ऐसा नहीं करना चाहिए। हेल्थ का ध्यान भी रखना चाहिए, क्योंकि दिल्ली ही नहीं और भी जो आसपास की सिटीज होती हैं वहां पे भी स्पेशली जो बच्चे होते हैं और जो ओल्ड एज पीपल होते हैं, जिनको अस्थमा वगैरह की प्रॉब्लम होती है, उनको काफी घुटन महसूस होती है और हेल्थ प्रॉब्लम्स होती हैं। लेकिन ये बात पक्की है कि इस बार स्टबल बर्निंग और सालों के कंपैरिजन में ज्यादा होने वाली है। ठीक है, अपार्ट फ्रॉम स्टबल बर्निंग कुछ और भी रीजंस हैं जो यहाँ पे पोल्यूशन क्रिएट करते हैं, जैसे एमिशन ऑफ व्हीकल्स, गाड़ियों वाड़ियों से धुआं होता है ना। थर्मल पावर प्लांट जो यहाँ पे जैसे पानीपत में है, दिल्ली में थर्मल पावर प्लांट है, वहां से जो ऐश वगैरह निकलती है, उससे बर्निंग ऑफ राइस चैफ, ये तो मैंने आपको बता ही दिया। आइस चैफ मतलब स्टबल बर्निंग को ही बोलते हैं। ठीक है, ये बात है। अब इसको मेजर करने के लिए, सॉरी, इसको एड्रेस करने के लिए, मिटिगेट करने के लिए एक डीकंपोजर बनाया गया है। इस डीकंपोजर से क्या करते हैं हम लोग, खेत में स्प्रे करते हैं और जो आपकी पराली होती है वो डीकंपोज हो जाती है और वो खाद बन जाती है, वो मैन्योर में कन्वर्ट हो जाती है। तो इस बार पंजाब, हरियाणा और यूपी, दिल्ली में लार्ज स्केल पे इसका यूज करने का प्लान है। उसके अलावा जो की पराली होती है, स्टबल होती है, वो 50% स्टबल थर्मल पावर प्लांट के अंदर यूज करने का भी प्लान यहां पे बनाया गया है। वो तो जब ठीक है, एग्जाम के लिए अगर एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाए आपसे कि व्हाट आर द रीजंस बिहाइंड द स्टबल बर्निंग, आप क्या क्या रीजन दोगे यहाँ पे? देखिए, पहला रीजन होता है ग्रीन रेवोल्यूशन। हाँ, पर के दादा परदादाओं के नाम पर टाइम पे लोग ये नहीं जलाते थे। ये रिसेंट फिनोमिना है, 1960s के बाद ये शुरू हुआ है, पिछले 40-50 साल में। क्यों हुआ है? क्योंकि ग्रीन रेवोल्यूशन जब आया ना, तो जो हम लोगों ने क्या करना शुरू किया, कंबाइन यूज करना शुरू कर दिया, मशीन का यूज करना शुरू कर दिया। देखिए, जब आप हाथ से काटते हो, मुझे याद है क्योंकि हम बचपन में खुद हाथ से काटते थे, दांती हाथ में लेके, तो उससे जो आपका जो धान होता है ना, वो बिल्कुल ग्राउंड नीचे से कटता है।
लेकिन जब आप कंबाइन का यूज करते हो, मशीन का यूज करते हो, कम से कम एक एक 1.5 फीट जो है वो स्टबल खेत में छूट जाता है। तो खेत को क्लियर करने के लिए किसान क्या करता है? खेत को क्लियर करने के लिए उसको आग लगाता है ताकि वो जल्दी से अगला खेत तैयार हो सके। अब धान की कटाई के बाद जो है गेहूं की रुपाई होगी, तो गेहूं की रुपाई के लिए किसान के पास मुश्किल से 20 और 25 दिन बचते हैं खेत को तैयार करने के लिए। तो इसीलिए जल्दी से खेत तैयार हो जाए, इसलिए वो जलाना ज्यादा बेटर समझते हैं। इसमें एक और रीजन है, पंजाब प्रेजर्वेशन ऑफ सोइल वाटर एक्ट 2009 में पास किया गया। इसी तरह का एक्ट हरियाणा में भी पास किया गया। इसमें इन्होंने पता क्या किया, इन्होंने धान की रोपाई के पीरियड को जो है लगभग 1 महीना आगे कर दिया। जैसे पहले जो धान जब लगाई जाती थी तो इसका पीरियड आपका जो होता था वो होता था मई के महीने में। अब मई में तो मॉनसून नहीं आता है, तो किसान क्या करते थे, अंडरग्राउंड वाटर को एक्सप्लॉइट करते थे। पंजाब ने और हरियाणा की गवर्नमेंट ने क्या किया, अंडरग्राउंड को सेव करने के लिए इस पीरियड को आगे बढ़ा दिया थ्रू एन एक्ट। अब किसान क्या करते हैं, धान की जो रुपाई होती है वो होती है 15 जुलाई के बाद, जब मॉनसून आता है। अब देखिए सरकार का इंटेंशन तो अच्छा था ताकि अंडरग्राउंड वाटर एक्सप्लॉइट ना हो, लेकिन इससे हुआ क्या, इससे यह हुआ कि जब आपने 1-1.5 महीना आगे कर दिया तो धान की और गेहूं की जो हम लोग हार्वेस्ट करते हैं उसके बीच में बहुत कम पीरियड हो गया। उस कम पीरियड में खेत को तैयार करने के लिए स्टेबल बर्निंग बहुत ज्यादा प्रोमिनेंट हो गई। तो एक सिक्के के दो पहलू होते हैं, एक चीज हम लोग अच्छी करने गए लेकिन उसकी वजह से चीजें खराब हो गई। एक है अटैक होता है टर्माइट, जो कीड़े मकोड़े होते हैं, अगर आप खेत में छोड़ देते हो पराली को तो वो उसके ऊपर अटैक करते हैं और बाद में जब गेहूं आप वहां पे लगाते हो तो वो उसको भी नुकसान पहुंचाते हैं। तो किसान क्या करते हैं, पराली को जला देते हैं ताकि कीड़े मकोड़े भी अंदर ही जल के मर जाते हैं और आपकी जो वीट होती है, जो गेहूं होती है, उसके अंदर डिसीज कम आते हैं। ठीक है, तो इन कुछ रीजन की वजह से इसको जलाया जाता है। ऑलरेडी आपको ये सारी चीजें पता थी, मैंने सिर्फ और सिर्फ आपको एक चीज कुछ रिफ्रेश करवाई है क्योंकि ये टॉपिक प्रीलिम्स के लिए और मेंस के लिए दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगली जो न्यूज आती है वो आती है MK1 टैंक जो है नया ऑर्डर दिया है सरकार ने। ठीक है, 15 साल से हम लोग इसको यूज कर रहे हैं। ये एक टैंक है, ये हर टेरेन में जा सकता है, जैसा कि पिक्चर में यहाँ पे देख सकते हो, हर टेरेन में जा सकता है, दिन में भी काम कर सकता है, रात को भी काम कर सकता है। हमारी आर्मी इसको बहुत सालों से यूज कर रही है। सरकार ने अभी 118 नए अर्जुन, इसका नाम है अर्जुन MKA1 बैटल टैंक के लिए ऑर्डर दिया है। यह टैंक कौन बनाता है, DRDO की लेबोरेटरी बनाती है जो चेन्नई में सिचुएटेड है, हैवी व्हीकल फैक्ट्री इन चेन्नई। इतनी ही न्यूज थी, से ज्यादा न्यूज नहीं है। अगर आपको पढ़ना है तो एक्स्ट्रा यहाँ पे भी पढ़ सकते हो। ठीक है, चलिए अगली जो न्यूज आती है इंपॉर्टेंट वो आपके लिए है, तो इसको हम लोग करते हैं GS पेपर 2 में आपका मतलब पॉलिटी वाले सेक्शन से इसको हम लोग करते हैं जुडिशरी एंड ऑल दैट। ठीक है, क्या कह रहा है, सुप्रीम कोर्ट नोट फॉर ई ट्रांसफर ऑफ ऑर्डर्स टू जेल फॉर द क्विक प्रिजनर रिलीज। इसका पूरा मतलब आपको मैं बताता हूं। देखिए थोड़े समय पहले का केस है, केस ये आगरा से है। आगरा में कुछ इंटरेस्टिंग चीज हुई। आगरा में क्या हुआ कि सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली से ऑर्डर दे दिया कि आप इनको छोड़ दीजिए। वो ऑर्डर दिया गया था 7 अगस्त को। कब दिया गया था, 7 अगस्त को। लेकिन जो प्रिजनर्स थे जो आगरा में, उनको छोड़ा गया 12 अगस्त को, 4-5 दिन के बाद छोड़ा गया। आप बोलोगे सर 7 अगस्त को जब ऑर्डर दे दिया है तो 12 तारीख को क्यों छोड़ा गया? क्योंकि जेलर साहब को सुप्रीम कोर्ट से रिटर्न में ऑर्डर ही नहीं मिला। सुप्रीम कोर्ट से जो चिट्ठी भेजी गई आगरा में, उन भाई साहब को 4 दिन के बाद मिली। अब जेलर, ये हमारे यहाँ पे हम पुराना सिस्टम यूज करते हैं, अभी टेक्नोलॉजी वाला सिस्टम हम लोग यूज नहीं करते हैं कि उसको फैक्स भेज दो, ईमेल भेज दो, नहीं, अभी हम उसको यूज ही नहीं करते हैं। पुराना सिस्टम ही यूज कर रहे हैं, कबूतरों वाला, कबूतर जा जा कबूतर आ, क्योंकि टेक्नोलॉजी में हम लोग बिलीव करते नहीं है। तो सुप्रीम कोर्ट में अभी तक वो पुराना सिस्टम ही चल रहा था, जिसकी वजह से जो सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के ऑर्डर को जेल तक जाने में 2-3-4 दिन का समय लग जाता था, और जिसकी वजह से जो प्रिजनर्स थे जिनको छूट जाना चाहिए था वो 3-4 दिन और जेल में पड़े रहते हैं। एंड इट्स ए वायलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट ऑफ लाइफ, डिग्निटी एंड द पर्सनल लिबर्टी, ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। सुप्रीम कोर्ट ने अभी इस बात को रिकॉग्नाइज किया, सुप्रीम कोर्ट ने इस कमी को माना, तो इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने एक नया सिस्टम इंट्रोड्यूस किया गया है जिसे कहा गया है फास्टर सिस्टम। इसकी फुल फॉर्म होती है फास्ट एंड सिक्योर ट्रांसमिशन ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स, मतलब फास्टर सिस्टम। इसमें क्या होगा, झटपट
हमारा हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर सुनाएगा और वह ऑर्डर झटपट जेल में पहुंच जाएगा जेलर साहब को, और झटपट जो है आपके जो प्रिजनर्स हैं, आप उनके जो भी आपको कार्रवाई करनी है वो आप कर सकते हो, उनको छोड़ना है छोड़ सकते हो, बेल देना है बेल दे सकते हो। तो ये फास्टर सिस्टम इंट्रोड्यूस किया गया है, आपको सबको इसके बारे में पता होना चाहिए, क्योंकि एग्जाम में वो चीजें बिल्कुल इंपॉर्टेंट हो जाती हैं जो नई चीजें इंट्रोड्यूस होती हैं। तो हमेशा एग्जाम में उन चीजों के ऊपर फोकस किया जाता है जो नई चीजें इंट्रोड्यूस होती हैं, और डिजिटल तो फॉर्मेट में पहले से ही बहुत इंपॉर्टेंट एक एस्पेक्ट है, आपको इसके बारे में पता होना चाहिए। ठीक है, चलिए एक्सप्लेन सेक्शन से हम लोग क्या करते हैं। एक्सप्लेन सेक्शन से आता है फेड स्टैंड्स एंड इंडिया। कोई खास न्यूज नहीं है हमारे लिए। फेड का मतलब होता है फेडरल बैंक ऑफ अमेरिका, मतलब जो जैसे इंडिया का आरबीआई है वहां का फेड, उसको फेड बोलते हैं। फेड ने बोला है कि हम लोग अभी कुछ समय तक, मतलब अगले साल 1.5 साल तक इंटरेस्ट रेट नहीं बढ़ाएंगे, जो इंडिया के लिए एक अच्छी न्यूज है। आप इमेजिन कीजिए, मान लो टॉम क्रूज है, टॉम कोई अमेरिकन सिटीजन है, और टॉम क्रूज को पैसा कमाना है, उसके पास बहुत सारा पैसा है, वो उस पैसे को बैंक में जमा करवा के इंटरेस्ट रेट अर्न करना चाहता है। लेकिन अमेरिका में तो इंटरेस्ट रेट लगभग 0 है। इस समय अमेरिका में इंटरेस्ट रेट 0 से लेकर 0.25% है। तो इसका मतलब टॉम क्रूज तो अमेरिका में तो अपने बैंक में पैसा नहीं करवाएगा, उसकी बजाय इंडिया में जो हमारी स्टॉक मार्केट है वो भाई साहब यहां पे इन्वेस्ट करेंगे, यहां पे एफडीआई करेंगे, एफपीआई करेंगे, एफआईआई करेंगे, जो भी करें। इंडिया में इन्वेस्ट करना इज अ बेटर ऑप्शन देन इन्वेस्टिंग इन अमेरिकन मार्केट दैट टॉम क्रूज ऑलरेडी नोज। लेकिन अगर अमेरिका में इंटरेस्ट रेट बढ़ जाए, सपोज अगर अमेरिका में इंटरेस्ट रेट 2% हो जाए, तो टॉम क्रूज इंडिया की मार्केट में कभी भी इन्वेस्ट नहीं करेगा। वो अपनी पैसे को इंडिया से निकाल के अमेरिका में इन्वेस्ट करना शुरू कर देगा, विच इज अ वेरी बैड न्यूज फॉर इंडिया। अभी इंडिया के लिए एक अच्छी न्यूज ये है कि फेड ने बोला है कि हम लोग अभी अमेरिका में इंटरेस्ट रेट को इंक्रीज नहीं करने वाले हैं। इसका मतलब कुछ समय तक इंडिया में अभी एफपीआई, एफआईआई, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट और फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट अभी इंडिया में और आएगा, लगभग 1-1.5 साल तक तो आने वाला है। तो ये हमारे लिए एक अच्छी न्यूज है। तो इसके बारे में ही थोड़ा सा अगर आपको पढ़ना है डिटेलिंग में जा सकते हो, अदरवाइज जितनी मैंने इंफॉर्मेशन दी है दैट इज मोर देन सफिशिएंट। ठीक है, चलिए ये WHO के पोल्यूशन नॉर्म मैंने आपको कल करवा दिया था, उन्होंने अपडेट किया है। इंडिया का इससे क्या बेनिफिट होने वाला है? कोई बेनिफिट नहीं होने वाला है। WHO लाख अपडेट करता रहे, इंडिया उसको फॉलो नहीं करता है। इंडिया अपने हिसाब से चलता है भैया, सीधी सी बात है ना। तो हम लोग उसके स्टैंडर्ड को नहीं मानते हैं। वो स्टैंडर्ड यूरोपियन कंट्री में, अमेरिकन कंट्री में चलता है। इंडिया में पोल्यूशन का लेवल इतना ज्यादा है, अगर आप उनके स्टैंडर्ड को मानने लगोगे तो सारी इंडस्ट्री को बंद करना पड़ेगा इंडिया में। क्योंकि इंडिया में स्पेशली जो कंस्ट्रक्शन साइट है, जो PM 2.5 और PM 10 है ना, स्पेशली कंस्ट्रक्शन साइट से निकलता है। और इंडिया में कंस्ट्रक्शन साइट इतने खराब तरीके से किया जाता है, कंस्ट्रक्शन ओपन किया जाता है, वो मिट्टी रेत ओपन पड़ा रहता है सब कुछ, जिसकी वजह से बहुत सारी धूल मिट्टी उड़ती है। और PM 2.5 और PM 10 जो पार्टिकुलेट मैटर हैं, जो पोल्यूटेंट्स हैं, वो जनरेट होते रहते हैं। तो इंडिया में जब तक कंस्ट्रक्शन को आप मॉडर्नाइज नहीं करोगे तब तक आप इसको कंट्रोल नहीं कर सकते, ये सीधी सी बात है। तो इसके बारे में पूरा आर्टिकल था, अगर आपको पढ़ना है तो पढ़ सकते हो, अदरवाइज मैंने कल आपको ये करवाया था, है ना। चलिए, लेकिन आगे बढ़ने से पहले जो हमारे प्लेटफॉर्म पे बच्चे नए हैं उनको मैं कहना चाहूंगा कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि हम लोग रोज आपके लिए एनालिसिस बढ़िया से लेके आते हैं। जो पुराने बच्चे हैं तो उनको तो हम लोग क्या ही बोलें, पुराने बच्चों को तो मैं सिर्फ यही बोलना चाहूंगा कि आप एनालिसिस को पूरा देखा करो। ठीक है, चाहे उसको टुकड़ों में देखो लेकिन पूरा देखो, क्योंकि कुछ चीजें ऐसी हो सकती हैं जो आपको समझ में ना इनिशियली नहीं आती, लेकिन धीरे धीरे जब एनालिसिस को रेगुलर देखना पसंद करोगे ना, तो 2-3 महीने में, 4 महीने में आप हर चीज को समझने लगोगे और आपकी प्रेपरेशन का लेवल बिल्कुल ऊपर चला जाता है, और इससे आपको बेनिफिट मिलता है। अगर आप सक्सेसफुल कैंडिडेट और अनसक्सेसफुल कैंडिडेट के बीच में फर्क देखोगे ना, तो न्यूज़पेपर एक बहुत बड़ा फर्क क्रिएट करता है। न्यूज़पेपर से आपकी अवेयरनेस बढ़ती है, आपके सोचने का तरीका बढ़ता है, आपका कंटेंट भी प्रिपेयर होता है और आपकी लैंग्वेज के ऊपर भी कमांड बनती है। तो न्यूज़पेपर आपका मतलब 50% प्रिपरेशन न्यूज़पेपर होता है। ठीक है, तो जो पुराने बच्चे हैं पूरी एनालिसिस देखें, जो नए बच्चे हैं चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है, और अगर आप व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करना चाहते हो, टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करना चाहते हो, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक आपको पहले से पता है, हम लोगों ने दिया हुआ है, वहां पे जाके ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, चलिए अगली जो न्यूज आती है वो आती है ऑकस से। ऑकस में आपको पता है ऑस्ट्रेलिया, यूके और यूएसए है। अमेरिका ने सीधा सीधा बोल दिया है कि हम लोग इंडिया और जापान को इसमें इंक्लूड नहीं करने वाले हैं। हालांकि इंडिया उम्मीद कर रहा था कि शायद इसके अंदर हमें इंक्लूड कर दिया जाए। अगर इंडिया को ऑकस के अंदर इंक्लूड किया जाता है तो इसके कुछ ड्रॉबैक्स भी हैं, कुछ बेनिफिट्स भी हैं। बेनिफिट ज्यादा हैं।
देखिए ड्रॉबैक तो सीधा सा है कि चाइना के साथ हमारा जो रिलेशन है वो और ज्यादा खराब हो जाएगा, जो इंडिया नहीं चाहता है। बेनिफिट क्या है? बेनिफिट ये है कि अगर इंडिया ओकस का पार्ट बन जाता है तो एडवांस टेक्नोलॉजी इंडिया को ट्रांसफर की जा सकती है। जैसे यूके और यूएस से एडवांस टेक्नोलॉजी ऑस्ट्रेलिया में ट्रांसफर करेंगे, और अगर इंडिया ओकस का पार्ट बन जाता है तो वो इंडिया को भी मिल जाएगी। लेकिन अभी उन्होंने बोला है कि ऐसा हमारा कोई इरादा नहीं है जापान को और इंडिया में इंक्लूड करने का। तो ये पूरे का पूरा मामला यहां पे था। ठीक है, चलिए अगली न्यूज आती है। न्यू यूएस ईपीए रूल शार्पली लिमिट्स एचएफसी। एचएफसी का मतलब क्या होता है? हाइड्रोफ्लोरोकार्बन्स। ठीक है, कहां यूज होती है? रेफ्रिजरेंट्स में ज्यादातर यूज होती है। हाइड्रोफ्लोरोकार्बन की सबसे खास बात होती है कि ये बहुत ही खतरनाक, बहुत ही पोटेंट ग्रीन हाउस गैस है। क्या हाइड्रोफ्लोरोकार्बन ओजोन डिप्लीटिंग गैस है? आप मुझे कमेंट सेक्शन में फटाफट बता दो। ठीक है, उसके अलावा हाइड्रोफ्लोरोकार्बन, आप मुझे ये बताओ कि हम लोगों ने ओजोन डिप्लीटिंग जो सब्सटेंस है उनको दूर करने के लिए दो कन्वेंशन की थी। एक किया था हम लोगों ने वियना कन्वेंशन, और एक किया था हम लोगों ने मॉन्ट्रियल रिकॉर्ड, है ना, मॉन्ट्रियल रिकॉर्ड, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल कह सकते हो, मॉन्ट्रियल रिकॉर्ड भी कह सकते हो, ये किया था। लेकिन रिसेंटली 4-5 साल पहले हम लोगों ने एक और अग्रीमेंट किया था जिसमें हम लोगों ने एचएफसी को बैन करने की बात की थी। उस अग्रीमेंट का नाम मुझे बता दो, काफी इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम्स में पूछा जा चुका है। देखिए ये वियना और मॉन्ट्रियल तो पुराना हो गया, ये एग्जाम में अभी नहीं पूछते हैं, उस नए वाले को पूछते हैं जिसमें एचएफसी को हम लोगों ने बैन करने की बात कही थी। एचएफसी मॉन्ट्रियल का पार्ट नहीं है, एचएफसी वियना का पार्ट नहीं है, क्योंकि ये ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंस है ही नहीं। लेकिन एचएफसी ग्रीन हाउस गैस है, उसके लिए जो अग्रीमेंट किया गया है, आप मुझे बताओगे वो अग्रीमेंट कहां पे किया गया, कौन सी कंट्री की वो कैपिटल है? आपके लिए क्वेश्चन है, क्योंकि मुझे पता है मैं पास्ट में इसको करवा चुका हूं, तो आपको ये पहले से अच्छे से पता होगा। ठीक है, चलिए अगली जो न्यूज आती है वो क्या आती है? जी सेक रिटेल डायरेक्ट मार्केटिंग प्लेयर सीक इजी केवाईसी इंटरऑपरेबिलिटी। आप जीएस 3 में इसको इकोनॉमी वाले सेक्शन से कवर करते हो, खास इंपोर्टेंट नहीं है क्योंकि इकोनॉमी का बिल्कुल कोर टॉपिक है, फिर भी आपको थोड़ा सा बता देता हूं कि जी सेक क्या है। जी सेक का मतलब होता है गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। जब गवर्नमेंट को पैसे की रिक्वायरमेंट होती है, लॉन्ग टर्म पैसे की रिक्वायरमेंट होती है, 2 साल 5 साल 10 साल 15 साल, तो गवर्नमेंट क्या करती है? गवर्नमेंट सिक्योरिटी को इशू करती है। जो भी इंसान या कोई कंपनी या कोई बैंक इस गवर्नमेंट सिक्योरिटी को परचेज करता है तो वो सरकार को पैसा देता है, और बदले में सरकार उसको क्या देती है? इंटरेस्ट रेट देती है। इस तरह से गवर्नमेंट सिक्योरिटी के थ्रू सरकार पैसा जनरेट करती है। अब ये गवर्नमेंट सिक्योरिटी जो है वो फिजिकल फॉर्मेट में भी हो सकती है और डिजिटल फॉर्मेट में भी हो सकती है। मतलब आपके बैंक अकाउंट वगैरह में इस तरह से चलता है, जो आपका डीमैट अकाउंट होता है, जैसे आप कंपनी के शेयर्स वगैरह परचेज कर सकते हो, उसी तरीके से आप जीसैक को भी परचेज कर सकते हो। इसके लिए आपको केवाईसी फॉर्म भरना पड़ता है, नो योर कस्टमर। जो आप बैंक में अकाउंट ओपन करवाने जाते हो तब भी आप केवाईसी फॉर्म को भरते हो। लेकिन अभी इनका कहना है कि मार्केट जो प्लेयर हैं जैसे बैंक हैं या जो दूसरी कंपनीज, उनका कहना है कि सर ये जो केवाईसी नोम है इनको थोड़ा सा ढीला कीजिए क्योंकि थोड़े से टाइट हैं। तो गवर्नमेंट सिक्योरिटी के बारे में आपको ये बताना था, कोई खास न्यूज नहीं है, आपको इसके बारे में पता होना चाहिए। एक चीज आपके लिए जो क्वेश्चन है, आपको मुझे बताना है कि गवर्नमेंट सिक्योरिटी जो है वो मनी मार्केट का पार्ट है या वो कैपिटल मार्केट का पार्ट है? ठीक है, दैट इज माई क्वेश्चन फॉर यू, इज इट अ पार्ट ऑफ मनी मार्केट और अ कैपिटल मार्केट? इसके अलावा एक और क्वेश्चन पूछता हूं आपसे, ट्रेजरी बिल्स, टी बिल जिसको बोलते हैं, आप ये भी बताओ कि मुझे मनी मार्केट का पार्ट है या कैपिटल मार्केट का पार्ट है? मनी कैपिटल मार्केट क्या होता है, कैपिटल मार्केट क्या होता है? मैं अज्यूम करता हूं कि आपको पता होगा क्योंकि पास्ट में मैं आपको ये करवा चुका हूं। नहीं पता है तो कल वाली वीडियो में बता दूंगा। जिसको पता है वो मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं कि ये मनी मार्केट का पार्ट है या कैपिटल मार्केट का पार्ट है। ठीक है, चलिए अब करते हैं थोड़ा सा एडिटोरियल सेक्शन पे जाते हैं। एडिटोरियल सेक्शन में जो आज मुझे ठीक ठाक लगा वो मैं आपको बता देता हूं। देखिए इसको तो करने की जरूरत नहीं है, ये तो रिपीटेड है, इसको भी आप यहाँ पे छोड़ सकते हो, ये भी कोई आपके लिए खास नहीं है। लेकिन जो इंपॉर्टेंट है थोड़ा मुझे इसको आप अवॉइड कीजिए, ये पूरा आपका जो है पॉलिटिकल न्यूज दी हुई है। या आप इसको कर सकते हो गार्डन ऑफ प्लेंटी, एक थोड़ा नया टॉपिक है और क्योंकि गवर्नमेंट पॉलिसीज वगैरह से हम इसको यहाँ पे कवर कर सकते हैं। क्या कहता है? ये कहता है कि न्यूट्रिशन के बारे में बात करता है। पोषण वाटिका, ये एक स्कीम है, पोषण वाटिका एक इनिशिएटिव है सरकार का। क्या कह रहा है? पोषण का मतलब क्या होता है? पोषण का मतलब होता है न्यूट्रिशन, होता है कुपोषण। कुपोषण वाले बच्चे होते हैं जो अंडर न्यूट्रिशन बच्चे होते हैं, उनको बोलते हैं कुपोषित बच्चे। तो पोषण का मतलब है न्यूट्रिशन, वाटिका का मतलब होता है गार्डन। तो आप जो नॉर्मल खाना खाते हो
हमारे कंट्री में क्या है, हम लोग ज्यादातर व्हीट खाते हैं और राइस कंज्यूम करते हैं, हमारा स्टेपल फूड होता है। इसके अंदर बहुत ज्यादा न्यूट्रिशन नहीं होते हैं। अगर बच्चे की प्रॉपर ग्रोथ करनी है, अगर वीमेन की प्रॉपर ग्रोथ करनी है, तो उनको माइक्रो न्यूट्रिएंट्स भी लेने पड़ेंगे, जैसे B12, वाइटामिन एंड ऑल दैट लेने पड़ेंगे। अब राइस में और व्हीट में तो नहीं होता। सरकार इसके लिए कंसर्न है, तो उन्होंने क्या किया सरकार ने कि अगर आपको विटामिन कंज्यूम करने हैं, माइक्रो न्यूट्रिएंट कंज्यूम करने हैं, तो आपको अलग अलग तरह की वेजिटेशन, मतलब आपको वेजिटेबल्स, सब्जियां वगैरह खानी पड़ेंगी और फ्रूट्स आपको खाने पड़ेंगे। अब भैया सब्जियां और फ्रूट तो महंगे होते हैं, कहां से लाएं, ये भी बड़ी समस्या है। इसके लिए सरकार ने एक इनिशिएटिव लिया है ताकि लोग ज्यादा से ज्यादा फ्रूट्स और सब्जियां कंज्यूम कर सकें, स्पेशली वीमेन और बच्चे, जिसे कहा गया है पोषण वाटिका। हम इसमें क्या करने वाले हैं, जो आंगनवाड़ीज हैं वहां पे हम लोग उगाएंगे, फ्रूट्स उगाएंगे और सब्जियां उगाएंगे। अब आंगनबाड़ी में जो वो प्रोड्यूस होगा वो महिलाओं को और बच्चों को दिया जाएगा फॉर देयर कंजम्पशन, ठीक है, फॉर देयर कंजम्पशन। क्या कहता है, इट टॉक्स अबाउट आत्मनिर्भर भारत and self-reliance and the adoption of the sustainable food system to address the nutrient security amongst women and children। बच्चों में जो कमियां हैं न्यूट्रिशन के, इस मीडियम से आप उसको दूर कर सकते हो। सिर्फ यही नहीं, उसके अलावा जो डाइटरी डाइवर्सिटी है, आप रोज रोटी और चावल नहीं खा सकते, ठीक है, आपके अंदर वीकनेस आ सकती है क्योंकि इसके अंदर माइक्रो न्यूट्रिएंट नहीं है। तो हमें चाहिए डाइट डाइवर्सिटी की, बदल बदल के खाना खाना चाहिए, है ना। न्यूट्रिशन सिक्योरिटी, एग्री फूड कल्टीवेशन, लोकल लिवलीहुड जनरेशन भी इससे होगा और एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी भी होगा। जब आप अपने गार्डन में या आंगनबाड़ी में इधर उधर सब्जियां वगैरह उगाओगे तो एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट हो सकता है, ये भी इसके अंदर में दिया हुआ है, ठीक है। फाइनली इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विस ने एक गाइडलाइंस दी हैं, जिस गाइडलाइन के थ्रू उन्होंने क्या करना है, जो है कुछ जगह पे, जैसे जगह भी यहाँ पे बता रखी है कहाँ कहाँ पे हम लोग कर सकते हैं, जैसे इन्होंने जगह बता रखी है कहाँ कहाँ पे, जैसे जो जो पंचायत की जो जमीन होती है, ठीक है, वहां पे आप कर सकते हो, आंगनवाड़ी सेंटर में आप कर सकते हो, पंचायत एरिया में कर सकते हो, गवर्नमेंट स्कूल में कर सकते हो, जो गांव में खाली जमीन पड़ी होती है आप वहां पे भी इसको ग्रो कर सकते हो। और इसे इंप्लीमेंट करने वाला है मिनिस्ट्री ऑफ आयुष, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट अफेयर्स, मनरेगा के अंदर इसको किया जाएगा। यहां पे एक ट्री का नाम दिया हुआ है मोरिंगा, मोरिंगा ट्री का नाम दिया गया, जिसे हम लोग हिंदी में सहजन भी कहते हैं। क्या कहते हैं, सहजन। ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट एक ट्री है, एक प्लांट होता है जिसके अंदर विटामिन ए होता है, B2 होता है, B6 आयरन होता है, C5 होता है और ये एंटीऑक्सीडेंट भी होता है, एंटीबैक्टीरियल होता है। तो ज्यादा से ज्यादा सहजन के पेड़ लगाए जाएंगे। इसके अलावा पपाया, है ना, अमरूद वगैरह ये सब भी लगाए जाएंगे। तो ये सारी चीजें की जाएंगी। अब बोलोगे सर इससे क्या ही बेनिफिट होगा, बेनिफिट होता है। यूएसए के अंदर और साउथ अफ्रीका के अंदर इस मॉडल को अप्लाई किया गया था। इस मॉडल को अप्लाई करने के बाद जब देखा गया कि जो वहां पे वीमेन हैं, जो बच्चे हैं, एक्चुअल में उनका न्यूट्रिशन वैल्यू बढ़ी है, उनके अंदर बीमारियां भी कम हुई हैं, ठीक है, उनके अंदर बीमारियां भी कम हुई हैं। हालांकि इसमें अभी और स्टडी करना बाकी है, लेकिन MS स्वामीनाथन रिसर्च फाउंडेशन ने यह पाया है, अगर आप इन फ्रूट्स को ग्रो करते हो, जैसे लेमन, पपाया, गवावा वगैरह कंज्यूम करते हो, तो आपकी हेल्थ इंडिकेटर्स इंप्रूव होते हैं, ठीक है। अब पॉलिसी में समस्या नहीं है, नहीं है। समस्या कहां पे है, हमेशा इंप्लीमेंटेशन में समस्या आती है हमारे देश में। ये जो पोषण वाटिका प्रोग्राम है, ये इसे इंप्लीमेंट कैसे करेंगे, यहां पे कुछ बैरियर्स हैं। कैसे बैरियर हैं, जैसे एक्सेस टू कल्टीवेबल लैंड, उस लैंड को आप कैसे एक्सेस करोगे, क्योंकि कंट्री में लैंड के ऊपर पहले से ही बहुत ज्यादा प्रेशर है, ये बड़ी समस्या है। अवेलेबिलिटी ऑफ द वाटर रिसोर्स, अब उनको पानी भी चाहिए, पानी के लिए आपको कहां से अरेंजमेंट करोगे, आप बरसात के ऊपर तो डिपेंडेंट नहीं हो सकते, या तो आपको वहां पे हैंडपंप लगाना पड़ेगा, कोई ट्यूबवेल लगाना पड़ेगा, जो अपने आप में ही एक हमारे यहाँ पे समस्या है ना। प्रोटेक्शन अगेंस्ट ग्रेजिंग, जो लोग, जैसे अगर आपने कोई ओपन पंचायत की कोई जमीन है, वहां पे फ्रूट्स वगैरह लगाए हैं, वेजिटेबल्स वगैरह लगाई हैं, तो लोग वहां पे अपने अपने जानवर जो है, भेड़ बकरियां गाय भैंस, वो चराते हैं, उससे आप कैसे प्रोटेक्ट करोगे, ये भी यहाँ पे बहुत समस्या है। आंगनबाड़ी वर्कर्स को कैसे आप स्किल प्रोवाइड कराओगे। अब देखिए सभी लोग तो फ्रूट्स और वेजिटेबल ग्रो नहीं कर सकते हैं, पहले आप उनको ट्रेनिंग देनी पड़ेगी, स्किल देने पड़ेगा, यहां पे ये भी बड़ी समस्या है। जो बीज वगैरह आप कैसे सप्लाई करोगे, यहां पे एक समस्या है। फर्टिलाइजर कैसे सप्लाई करोगे, दवाइयां वगैरह कैसे सप्लाई करोगे। ऊपर से जो अलग अलग स्टेक होल्डर हैं, सेंटर है, स्टेट है, पंचायत है, आंगनबाड़ी वर्कर्स हैं, उनको बीच में कैसे कोऑर्डिनेशन करोगे। स्कीम को लॉन्च करना प्रॉब्लम नहीं है, स्कीम तो आप 1 घंटे में लॉन्च कर सकते हो, समस्या है उसको इंप्लीमेंट करने की, जो हमारी कंट्री में सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, इंप्लीमेंटेशन। तो पहले हम लोगों ने क्या करते हैं,
पहले हम लोग उसको लॉन्च करते हैं, बाद में देखते हैं कि इंप्लीमेंटेशन में क्या क्या प्रॉब्लम है, जबकि होना इसका उल्टा चाहिए। पहले आपको इंप्लीमेंटेशन वाले जो भी बैरियर्स हैं उनको एड्रेस करो, उसके बाद आप एक अच्छी सी स्कीम प्रॉपर तरीके से उसको लॉन्च करो, है ना, होना ये चाहिए। खैर ये तो चलता रहेगा जो भी है। तो यही थी आज के एनालिसिस, जो टॉपिक कराए थे मैंने आपको मिनिमम करवाने की कोशिश की है। आप भी इसको पढ़ सकते हो थोड़ी एक्स्ट्रा डिटेलिंग के लिए, थोड़ी लैंग्वेज के लिए, है ना, थोड़ी डिटेल। आपको अगर नोट्स बनाने हैं तो आप नोट्स भी बना सकते हो। तो दिस इज ऑल फॉर द डे। आई होप आपका वीडियो ठीक ठाक लगता होगा। कुछ स्टूडेंट तो हमारे रेगुलर स्टूडेंट हैं जो बढ़िया बढ़िया हमें कमेंट भी करते हैं, इंस्टाग्राम पे भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, टेलीग्राम पे भी जुड़े हुए हैं। कुछ बच्चे ऐसे हैं जो रेगुलर हमें अपने डाउट्स भी भेजते हैं, उनको डाउट्स को हम लोग एड्रेस करने की कोशिश करते हैं जितना हम लोगों से टाइम के अकॉर्डिंग हो सकता है। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा पार्टिसिपेट किया करो, पूरी एनालिसिस को देखा करो, अपने दोस्तों को भी बताओ, थोड़ा सा ऑडियंस हमारी बड़ी होगी तो हमें भी इंस्पिरेशन मिलता है ना। आपके लिए मेहनत करते हैं, टाइम निकालते हैं, तो थोड़ा सा यार अपने आप को स्प्रेड करो, अपने स्टेटस वगैरह पे डालो, लोगों को बताओ, फेसबुक स्टेटस, व्हाट्सएप स्टेटस के थोड़ा डालो, हमारी हेल्प हो जाएगी, आपकी भी हेल्प होगी, हम आपके लिए वीडियो थोड़ा अच्छे से और टाइम पे लेके आएंगे। ठीक है, सो दैट इज ऑल फॉर द डे। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट एंड जय हिंद।